नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में एमएसएमई की रहेगी अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कहा, उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करेगी सरकार। देश में न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। उच्च सदन में विधि और न्याय मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा के दौरान बोले बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव। अन्य दलों के सदस्यों ने भी लिया चर्चा में भाग। सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना बाकी। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के विरोध को बताया अनुचित। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पहले भी कई पूर्व चीफ जस्टिस और मशहूर हस्तियां रह चुके हैं सदन का हिस्सा। ई कॉमर्स की तर्ज पर एमएसएमई के लिए सरकार पोर्टल ला रही है, जिससे एमएसएमई को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में ग्राहक ऑनलाइन खरीदी कर सकेंगे। राज्यसभा में चर्चा के जवाब में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। एमएसएमई मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा के जवाब में उन्होंने ये बातें कही। एमएसएमई के लिए और खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिए हम लोग अलीबाबा और अमेजॉन जैसा मार्केटिंग पोर्टल ला रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आदमी बनारस की साड़ी अपने टीवी पर, अपने स्क्रीन पर देखकर उसकी ऑर्डर करेगा और उसको वहां डिलीवरी मिल जाएगी। और इससे पहले सदन में एमएसएमई मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की सलाह दी। जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, जो कर्मी हैं, उनके वेलफेयर के बारे में भी विशेष ध्यान रखा गया। उनके लिए लेबर मिनिस्ट्री जो है, उनकी स्कीम्स आई। पहली बार मजदूर को पेंशन देने वाली सरकार जो है वो मोदी सरकार है। इंदिरा जी has said गरीबी हटाएंगे, लेकिन आप लोग ने क्या कर रहा है? गरीब को हटाने के लिए बंदोबस्त कर रहा है। गरीब को हटाने के लिए एमएसएमई बंद कर रहा है। It is to be noted that repayments have been delayed by more than a month, sometimes up to 4 months. Banks are tagging such loans as non-performing assets as mandated. If this happens, then it becomes difficult for the MSMEs to access further funds. This government has to consider this and to ensure the proper checks are in place which empower the MSMEs to grow and to remain in the red and not remain in the red. The need of the hour is for us to learn from each other, drawing upon the experiences and identity, best practice policies. This in turn have to meet local conditions and circumstances. There is no other opinion. The SMS policies deserve for achieving the social economic goal of employment growth and social justice along with the individual aspirations. Credit plays a vital role in development of MSME, as cheap funds can increase their competitiveness. So increasing the competitiveness is very important for the MSME sector because it contributes almost 1/3 of the GDP and provides maximum employment to the maximum employment. पर्याप्त मात्रा में सरकारी बैंकों से बात करें, पर्याप्त मात्रा में उन्हें कम ब्याज पे कर्ज या ऋण मिले और इनके लिए उपयुक्त बाजार मिले, क्योंकि अगर वो सामान भी बना लेते हैं तो बाजार तक उनकी पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, तो वो अपना माल भी नहीं बेच पाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसके लिए उनको बाजार उपलब्ध कराई जाए। जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनके लिए एक अलग से वेबसाइट होनी चाहिए। उनके जो क्षेत्र के अंदर वो उनका जो भी वो प्रोडक्ट करते हो, उनकी एक अलग साइड होके हर एक जगह का उनको प्राधान्य मिलना चाहिए। You take any of the clusters in India and you will see the impact of GST and demonetization. And therefore, I request the Honorable Minister
Let us, now demonetization is a reality. GST is a reality. Let us look ahead. What are you doing to enable the MSME sector to overcome the shocks of demonetization and GST? Once who get access to formal credit, they have to wait for 4 to 6 weeks to get the loan process at a staggering rate of 16 to 14%. So I need that restructuring of these loans to help the SIC units restructuring their collateral security to pump in more financial credit to support the SIC units have to be done. विधि और न्याय मंत्रालय के कार्यकरण पर भी राज्यसभा में आज चर्चा की गई। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश में न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कानून जीवंत समाज को संचालित करने वाली व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज की चुनौतियां बदलती हैं, नए विषय उभर कर आते हैं, नए नैतिक मूल्य खड़े होते हैं और उसके हिसाब से व्यवस्था में भी बदलाव करना पड़ता है। कई अन्य दलों के सदस्यों ने भी सदन के समक्ष अपने सुझाव पेश किए। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर सरकार की तरफ से चर्चा का जवाब दिया जाना बाकी है। संविधान के अनुच्छेद 142 में जहां हमने सर्वोच्च न्यायालय को एक असीमित शक्ति दी है, वहीं शेड्यूल 9 में हमने लेजिस्लेचर को भी एक शक्ति दी है कि वो भी कानून जो है उनका वो न्यायिक निर्णय के लिए नहीं होगा। ये बैलेंस इसलिए रखा था कि सभी पक्षों को अपने अपने समय का निर्णय देते समय और कानून बनाते समय अपने क्षेत्र के हिसाब से इस बैलेंस को हमें मेंटेन करना। Sir, there is a request with a plethora of specific legislation for women, beneficial legislation for children. We do not have special courts which only deal with women laws, which only deal with POCSO for children, and a time-bound frame to be given to these particular courts, whereby the justice is delivered at the right time and in a timely manner, so that you feel that yes, access to the system has given me access to the justice delivery system and the justice has been delivered to me. The overall age vacancies of judges have increased across all courts to 33% in 2018. The establishment of more commercial courts would require more number of judges, and the government should consider this issue and provide the courts with adequate number of judges. Delay in our justice delivery system and litigation in this country are pending in courts for decades together. And as you know, sir, justice if not given at the right time serves no purpose and it is violation of human right. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कॉल रिकॉर्डिंग का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कॉल रिकॉर्डिंग के लिए दिए गए आदेश की प्रति मांगी। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि किसी माननीय का कॉल रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। Government officials, Department of Telecom, seeking the call data records of millions of subscribers, not randomly, but on a regular monthly basis, including Delhi, where we all live, which has raised bona fide concerns about India being converted into a surveillance state and the call data records being called for. This is also a serious breach of privacy of the citizens. Delhi alone, sir, has 53 million subscribers. I therefore would like the government to place on record of this House the Home Secretary's orders, how many orders in specific cases, when those orders, when the concerned superintendents of police inform the district magistrate. There is no surveillance, there is no intrusion of privacy, no individual phone is being tapped, conversation recorded. Yesterday the department issued a public statement that because of new technology to address the issue of call drops, numbers are being taken as to in a particular area it is under shadow or whatnot, and this is being done with the approval and cooperation of the operators. भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई। I, Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear
true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. हालांकि रंजन गोगोई को मनोनीत किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई और सदन से वॉकआउट कर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के व्यवहार को अनुचित बताया। वहीं कानून मंत्री ने रविशंकर प्रसाद से कहा कि रंजन गोगोई से पहले भी कई पूर्व चीफ जस्टिस और मशहूर हस्तियां इस सदन का हिस्सा रह चुके हैं। know the constitutional position, we know the precedents, we know the powers of the President of India, and we should not do anything in the House. Whatever views you have, you can say outside your views that you are at liberty. This House has a great tradition of many eminent persons coming of diverse field, including of former Chief Justices being nominated by those who, I regretfully I say, I shouted. The Honourable Member Gogoi, who has taken oath today, no discussion. Minister will surely contribute his best as a nominated member. Right. राज्यसभा में आज दिवंगत पूर्व सदस्य एम मदन्ना को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से दिवंगत पूर्व सदस्य एम मदन्ना को श्रद्धांजलि दी। सभापति ने कहा कि उनके निधन से देश ने एक योग्य सांसद और प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ खो दिया। सदन में दिवंगत सदस्य के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा गया। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing of Sri M. Madanna, a former member of this House, on 6th November 2019 at the age of 82 years. Born in June 1937 at Sira in Tumkur district of Karnataka, Sri M. Madanna represented the state of Karnataka in this House from April 90 to April 1986. In the passing away of Sri M. Madanna, the country has lost an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri M. Madanna. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect in the memory of the departed. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।